नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर 14 मई 2020 का। ठीक है दोस्तों, तो सब करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के तो लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला समाचार है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। लॉकडाउन 4 में होंगे नए नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था मेन जो अपन देखते हैं, तो इसमें था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा बहुत ही जल्द साझा की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये पैकेज किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई राह मुश्किल नहीं है। आज भारत में चाह भी है और राह भी है। इस तरह की संकल्प शक्ति ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के 5 स्तंभों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये 5 स्तंभ क्या क्या है, तो ये है, पहला अर्थव्यवस्था, तो एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बने। ठीक है, और तीसरा है 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली तकनीक पर आधारित व्यवस्था। यह है तीसरा, जिसका नाम है व्यवस्था। और चौथा है डेमोक्रेसी, जिसमें क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और पांचवा है मांग। तो क्या है ये, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं मांग और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना। ठीक है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो मांग और आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसमें सुधार करना, ये 5वां स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कि वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो वो है एक ना अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोक्रेसी, मांग। ठीक है, और राहत पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, मतलब कितने रुपए की घोषणा की गई, तो वो है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज की दी जानकारी। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो आर्थिक राहत पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने बताया था, उसके लिए जो कितने रुपए की घोषणा की गई थी वो बताया। तो उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। ठीक है दोस्तों, अब अपना राज्य समाचार। तो राज्य समाचार में है पहला अपना, अहमदाबाद ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान किया अनिवार्य। तो दोस्तों, गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाली कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं को भुगतान कैशलेस होगा, यानी डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा। इस प्रकार अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी COD विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। मतलब ये COD जो बंद कर दी गई है अहमदाबाद में। अब वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि अब से जो अहमदाबाद में जो भी पेमेंट होगा वो होगा डिजिटल भुगतान द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कौन सी सरकार ने COD बंद कर दी है। ठीक है, तो वो है अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद जो एक शहर है उसमें COD बंद कर दी गई है और वहाँ पे ओनली डिजिटल पेमेंट ही अनिवार्य किया गया है। ठीक है, मतलब वही करना होगा।
उसके अलावा पेमेंट होगा ही नहीं। अब है अपना नेक्स्ट, तो वो है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के, तो वो है आचार्य देवव्रत। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने को। अब नेक्स्ट चलते अपन, तो वो है झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को मिला जीआई टैग। तो दोस्तों झारखंड की सोहराई खावर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जो जीआई टैग का आवेदन किया गया था वो था सोहराई कला महिला विकास समिति सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा। और जो तेलंगाना के तेलिया रुमाल के लिए जो जीआई टैग का आवेदन किया गया था वो था पुटपक्का हैंडलूम क्लस्टर IHDS के सहायक संघ द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में झारखंड और तेलंगाना के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो वो है झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना का है तेलिया रुमाल। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है झारखंड के, तो वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और राज्यपाल कौन है तेलंगाना के, तो वो है तिमिलीसाई सौंदराराजन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन पुरस्कार की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों सानिया मिर्ज़ा बनी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है दोस्तों, तो भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मेडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है कि भारत की पहली फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली महिला कौन है, तो वो है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मुख्यालय कहाँ है, तो वह है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो वह है डेविड हेगर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ष 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड का हुआ ऐलान। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया भर में 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इनकी जो विजेताओं की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें इंडिया से जो मिला है अवार्ड वो है सिद्धार्थ वरादराजन को मिला है भारत से, और एना लिक को मिला है सर्बिया से, और बेलेज गागा को मिला है सेलोवेनिया से। ठीक है, और जो सर्गेज सजुक जो है उनको मिला है अवार्ड बेलारूस से, और एलिना मिलासेना को मिला है रूस से, और डार्विनसन रोजास जो है वेनेजुएला के पत्रकार उनको मिला है अवार्ड, और जो ईरान के जो पत्रकार हैं उनका नाम है मोहम्मद मोसेद। ठीक है, और जिम्बाब्वे के जो पत्रकार हैं उनका नाम है बीटिफिक गुम्वांडा। ठीक है, और जो युगांडा के जो पत्रकार हैं उनका नाम है डेविड मुसिस कर यंकालो। ठीक है दोस्तों, इनके नाम काफ़ी अजीब है और अपने को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तुर्की से मिला है वो है, तुर्की से 2 लोगों को मिला है। ठीक है, इनमें एक है नूरसेन बैसाल और एक है स्मिथ सिगिट। ठीक है, और जो जॉर्डन से मिला है वो है फेर्स सेयग। ठीक है, और जो कंबोडिया से मिला है वो है सोवेन रिथे। ठीक है, और जो फिलीपीन से मिला है वो मारिया विक्टोरिया बेल्ट्रान को मिला है। और जो चीन से दोस्तों 3 लोगों को ये जो अवार्ड मिला है उसके लिए वो है चेन क्विशी और ली जिहुआ और फेंग बिन। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 17 पत्रकारों को ये अवार्ड मिला है, उनके लिए उनके नाम ये लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं
नियुक्तियों की तरफ। तो नियुक्तियों में पहला है मनोज ओझा होंगे सीबीएसई के नए अध्यक्ष। तो दोस्तों उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज ओझा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है अनीता करवाल जो कि पहले अध्यक्ष थी उनकी जगह लेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है मनोज आहूजा, ठीक है। अब नेक्स्ट, और जो सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है, वो है नई दिल्ली के अंदर। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 3 नवंबर 1962 को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते अपन बैठक और सम्मेलन की तरफ। तो दोस्तों जनजातीय आजीविकाओं का एवं सुरक्षा पर आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन नई दिल्ली में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 20 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रियों और वन राज्य मंत्रियों सहित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा भी कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस जो लॉन्च हुआ था, तो वो था जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि इसमें कि जनजातीय मामलों के जो मंत्री कौन है, वो है अर्जुन मुंडा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपना तो वो है टीबीडी और सीआईआई ने मिलकर डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का किया आयोजन। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन जिसका नाम रीस्टार्ट है का आयोजन किया गया है। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट, इसका मतलब होता है द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन को संबोधित किया है, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया था। तो इसमें पूछा जा सकता है कि टीडीबी और सीआईआई ने मिलकर अभी कौन से सम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो है रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन है एक, उसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसको संबोधित किसने किया था, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको संबोधित किया गया था। अब नेक्स्ट है अपना एसोचैम ने आयोजित की भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। और इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा तथा बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त गांगुली दास ने भाग लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अपने को पूछा जा सकता है कि एसोचैम ने अभी कौन सा जो कॉन्फ्रेंस जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वो किया था, तो वो था भारत बांग्लादेश के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित किया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है शेख हसीना। और वहाँ की जो राजधानी कौन है बांग्लादेश की कौन सी राजधानी है, तो वो है ढाका। और बांग्लादेश की जो मुद्रा कौन है, वो दोस्तों टका। अपन चलते हैं नेक्स्ट खेल समाचार की तरफ। तो खेल समाचार में अपना पहला है भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 के लिए किया गया स्थगित। तो दोस्तों भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा कॉन्फेडरेशन के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने अब अंडर-17 महिला विश्व कप को 17 फरवरी 7 मार्च 2021 के बीच भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया है। मतलब ये होगा अब 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में 2021 में, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और स्थापित कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में फीफा का मुख्यालय है, ठीक है।
तो नेक्स्ट है अपना, चीन ने जीता FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप। तो दोस्तों चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप संस्करण में जीत दर्ज की है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया था, ड्रॉ पे समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राउंड रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर होने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता, तो वो है चीन ने। ठीक है, उसमें भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का था 5वां स्थान था इसमें भारत का। और नेक्स्ट है अपना, फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगरियो पर UCI ने 4 साल का लगाया प्रतिबंध। तो दोस्तों इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन UCI द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर बैन लगा दिया है ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO का सेवन करने के कारण, जो कि लगाया गया है 4 साल के लिए उनका प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो रेमो डी ग्रेगोरियो को 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस की लंबी दूरी की ट्रिप के दौरान किए गए डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लेने के कारण इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई थी। ठीक है, उनका निलंबन टेस्ट किए जाने की तारीख से शुरू होगा, यानी उन्हें 7 मार्च 2022 तक के लिए निलंबित किया गया है, क्योंकि ये जो निलंबन है ये 2018 से काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये है रेमी डी ग्रेगोरियो, इसको किस चीज़ के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो वो है फ्रेंच साइकिलिंग जो यूनियन है उसके द्वारा, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन है UCI द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। और वो कब तक किया गया है, तो वो है 7 मार्च 2022 तक के लिए। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट अपना निधन से रिलेटेड, तो वो है जाने माने टीवी कलाकार शफीक अंसारी का निधन हो गया है। ठीक, तो दिग्गज टीवी अभिनेता शफीक अंसारी का निधन हो गया है। वह सबसे ज़्यादा टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में निभाए गए किरदारों के लिए प्रसिद्ध है। वह 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा के सदस्य थे। वह अभिनेता होने के अलावा पटकथा लेखक और एक सहायक निर्देशक भी थे। वह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म बागबान के पटकथा लेखकों में से एक थे। अब नेक्स्ट अपना पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का निधन। तो दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। वे 1989 में हैदराबाद में हुए पुरुष सिंगल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। उन्होंने 1980 में एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत को प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये मनमीत सिंह है, इन्होंने जो ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब जीती थी, तो वो जीती थी 1989 में। ठीक है, और किसके खिलाफ इन्होंने खेला था वो मैच, तो वो था S श्रीराम को हराकर उन्होंने ये मैच जीता था। और नेक्स्ट है अपना जो है प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन जेरी सिटलर का निधन। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के हास्य कलाकार जेरी सिटलर का निधन हो गया है। उन्हें टीवी के सीनफील्ड में जॉर्ज कॉन्स्टेंजा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 1997 में एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। उनकी अन्य लोकप्रिय भूमिकाओं में टीवी सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस में ऑर्थर स्पूनर की भूमिका भी शामिल है। उन्हें वर्ष 2007 में पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार जोड़ी के तौर पर भी शामिल किया गया था। दोस्तों आज के जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर थे मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञान का अड्डा।